हमारी रक्षा नीति अहिंसा की है। हमारे देश को किसी भी तरह का बाहरी सैन्य खतरा नहीं है। आप चाहे तो सेना को डिसबैंड कर सकते हैं, हम पुलिस से काम चला लेंगे। अहिंसा के माध्यम से मिली स्वतंत्रता के बाद जब देश के पहले कमांडर इन चीफ जवाहरलाल नेहरू के पास डिफेंस प्लान को लेकर पहुंचे तो पहले प्रधानमंत्री के यही शब्द थे। लेकिन आज़ादी के अमृतकाल यानी 75-76 साल बाद देश की रक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली रणनीति पर काम करता है और इसके कई सामरिक कारण भी हैं। 1947 में अंग्रेजों से मिली आज़ादी के बाद से भारत एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े युद्ध लड़ चुका है। एक में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा है। दो बार अपनी ज़मीन दुश्मन के हाथों खो चुका है। दुश्मन अब बॉर्डर के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में भी दखलंदाजी करता है। टू फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवाद और उग्रवाद जैसे हाफ फ्रंट पर भी सेना को दो हाथ करना पड़ रहा है। इसलिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए भारत को आज न केवल एक बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों की जरूरत है बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी बेहद जरूरी है। लेकिन इस सोच को आने में एक लंबा वक्त लग गया। फिर भी देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत से भारतवासी संतोष करना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा सुरक्षा सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत को भले ही आज़ादी मुख्यतः गांधी जी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चलने से मिली थी, लेकिन हमारे देश के रणनीतिकार शायद ये भूल गए कि अगर अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया तो उसमें भारतीय सेना की एक अहम भूमिका थी, यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के चलते पूरे एशिया में अंग्रेजों ने न केवल अपनी बादशाहत कायम की बल्कि उसे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसी ब्रिटिश यूनियन आर्मी ने ही यूनाइटेड किंगडम यूके की तरफ से लड़ते हुए ही दोनों विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी, अदम्य साहस और संपूर्ण बलिदान से पूरी दुनिया का दिल जीता था। लेकिन जिस सेना को बनाने और खड़ा करने में करीब 200 साल लगे थे वो 3 महीने में ही देश के बंटवारे के साथ ही 2 टुकड़ों में बट गई थी। बंटवारे के वक्त भारतीय सेना की कुल संख्या करीब 5 लाख की थी। जनसंख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1/3 सेना पाकिस्तान को दे दी। इसके साथ ही सैनिक, हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान सहित रेजिमेंट और बटालियन तक का भी बंटवारा कर दिया गया। गोरखा रेजिमेंट को भारत और ब्रिटेन के बीच बांट लिया गया। सैन्य अफसरों को ट्रेनिंग देने वाला स्टाफ कॉलेज जो कि बलूचिस्तान के क्वेटा में था, इसलिए वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। भारतीय सेना को अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए वेलिंगटन में एक नया स्टाफ कॉलेज खोलना पड़ा। ब्रिटिश राज में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी गोला बारूद बनाने वाली सभी इकाइयां भारत में थी, इसलिए आज़ादी के बाद भारत को 1/3 फैक्ट्रियों की बराबर रकम पाकिस्तान को देनी पड़ी थी। बंटवारे के समय भारतीय सेना में भारतीय मूल के एक ही ऑफिसर थे जो मेजर जनरल रैंक के थे, लेकिन वे भी मेडिकल कोर से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए सेना प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ एक अंग्रेज को ही बनाया गया। साथ ही भारत और पाकिस्तान का एक सुप्रीम कमांडर भी बनाया गया, वो भी एक अंग्रेज अफसर था। ये अंग्रेज अफसर थे सर जनरल रॉब एम लॉकहार्ट और सुप्रीम कमांडर थे जनरल सर क्लाउड ऑचिनलेक। हमें सेना की जरूरत नहीं का वक्तव्य नेहरू जी ने इन्हीं जनरल लॉकहार्ट को दिया था आज़ादी के तुरंत बाद। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस देश को सेना की जरूरत नहीं थी उसे आज़ादी के महज 3 महीने के भीतर ही युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। जिस पाकिस्तान को भारत ने अपनी 1/3 सेना दी थी उसी ने अक्टूबर 1947 में यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और अक्टूबर 1947 में कबाइलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ भी एक अंग्रेज अफसर ही थे उस वक्त। करीब 15 महीने चले इस युद्ध में आखिरकार जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध विराम समझौता हुआ। भारतीय सेना ने विपरीत परिस्थितियों में लड़कर जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को बचा लिया था, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर का 13,300 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा यानी 13,300 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के पास ही रह गया। उसी हिस्से को आज POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नाम से बुलाया जाता है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा इस जम्मू कश्मीर POJK की जनसंख्या करीब 40 लाख है। पाकिस्तान इस POK या POJK को आज़ाद कश्मीर का नाम देता है। भारतीय सेना ने अपने पहले ही युद्ध में वीरता की पराकाष्ठा को छूते हुए 1-2 नहीं पूरे 5 परमवीर चक्र प्राप्त किए। मेजर सोमनाथ शर्मा देश के पहले परमवीर चक्र विजेता बने। सभी 5 सैनिकों को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े वीरता मेडल से नवाजा गया, यानी जम्मू कश्मीर के लिए 5 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके अलावा भारतीय सेना के 1000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।
करीब 2000 सैनिक जम्मू कश्मीर रियासत के भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जो भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस युद्ध में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके करीब 6000 सैनिकों से भी ज़्यादा की जान गई थी। जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को खोने और 15 महीने युद्ध लड़ने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने सेना को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सैनिकों की संख्या को कम करने पर जोर दिया गया। सैन्य आधुनिकीकरण को नज़रअंदाज किया गया। रणनीति जानकार और इतिहासकारों के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में जिन देशों को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से छुटकारा मिला था, वहाँ सेना के तख्तापलट की खबरें रोज मिल रही थीं। ऐसे में सेना को काबू में करने के लिए सेना को ही कमज़ोर करने की रणनीति पर उस वक्त की सरकार ने जोर दिया। लेकिन इस दूरदर्शी सोच का गंभीर परिणाम देश को 1962 के युद्ध में झेलना पड़ा। चीन ने अक्सई चीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश यानी उस वक्त के नेफा को पार कर चीन की पीएलए सेना असम तक पहुंच गई। भारतीय सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों और ठंडे इलाकों में लड़ने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। सैनिकों को पीटी यानी कैनवस शूज़ में 303 राइफल से चीन की मशीन गन्स का सामना करना पड़ा। चीन ने भारत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था, जिसकी गूंज एक लंबे समय तक भारत में सुनाई पड़ती रही। हालांकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर भारत ने खोई इज्जत वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन चीन से थप्पड़ का बदला लेने में पूरे 58 साल लग गए। इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक से। मिलिट्री हिस्ट्री में ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि आतंकवाद के खिलाफ किसी देश की वायुसेना ने दुश्मन देश में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान छटपटा कर रह गया। आतंक को हथियार बनाकर भारत को 1000 घाव देने वाली पाकिस्तान की रणनीति को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की आक्रामक नीति का नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौता कर लिया ताकि विवादित सीमा पर शांति कायम की जा सके। ऐसे में तब से एलओसी पर दोनों ही तरफ से गोलाबारी बंद हो गई है, यानी कि शांति है। लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली रणनीति को पूरी तरह अमली जामा पहनाया गया मई जून 2020 में। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब बेहद गुपचुप तरीके से चीन की पीएलए सेना ने युद्ध अभ्यास की आड़ में पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश की। लेकिन इस बार भारतीय सेना चीन से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अक्सई चीन से सटी गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना एक बार फिर भिड़ गई थी। ये वही गलवान घाटी थी जहां 1962 के युद्ध की शुरुआत हुई थी। 15-16 जून को भारत और चीन के सैनिकों में यहां भिड़ंत हुई। हालांकि दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली, लेकिन लाठी, डंडों, पत्थर और धारदार हथियारों से इस झड़प में भारत के एक कर्नल रैंक के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। चीन ने आधिकारिक तौर से हताहत हुए अपने सैनिकों का आंकड़ा आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, यानी 3 साल बाद भी। इसका कारण ये था कि चीन की पीएलए सेना को एक बड़ी क्षति हुई थी। अमेरिका और रूस की मीडिया ने अपने अपने देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से बताया कि चीन के कम से कम 40 से 45 सैनिक इस लड़ाई में मारे गए थे, यानी गलवान घाटी में मारे गए थे। गलवान घाटी की हिंसा कितनी भीषण थी, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीन ने सीसीपी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष में जिस सैनिक को पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा वीरता मेडल दिया था, उसकी मौत भारत के खिलाफ गलवान घाटी में हुई थी। एक पीएलए अफसर जो गलवान घाटी की हिंसा में यानी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसे चीन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक की मशाल को लेकर दौड़ने की लिस्ट में शामिल किया। यानी दुनिया की सबसे बड़ी सेना का दम भरने वाले चीन को गलवान घाटी में घाव गहरा लगा था। ऐसा घाव जिससे उबरने में शी जिनपिंग के चीन को एक लंबा वक्त लग सकता है। 62 के युद्ध के बाद एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 3400 किलोमीटर लंबी है, उस पर भारतीय सैनिकों को लाउड स्पीकर पर हड़काने वाली चीन की सेना पर भारतीय सेना किस तरह भारी पड़ गई, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था।